आपको इस तरह की एक नॉर्मल सलाइन दिया गया है और साथ साथ में आपका एक सिरिंज भी दिया गया है। ओके, इस सिरिंज में आपको ये नॉर्मल सलाइन भरना है। भरने के बाद में जो रेसिपिएंट एरिया है, जो सामने वाला एरिया जहाँ पे हमने बाल लगाए हैं, उस एरिया के ऊपर आपको स्प्रे करना है हर 2 घंटे के बाद में। तो आपका हेयर ट्रांसप्लांट अब कंप्लीट हो चुका है और क्या क्या केयर करना है और कैसे हमें आगे बढ़ना है उसके बारे में ये वीडियो है। तो ये अच्छे से सुनिए, अच्छे से समझिए और कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से ज़रूर पूछिए। देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ करना एक 50% पार्ट हो गया। उसका जो प्लांटेड हेयर उसको केयर करना सबसे बड़ी बात होती है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे एग्जाम्पल कहीं प्लांटेशन करना है, तो ये तो सिर्फ एक प्लांटेशन हुआ है। उसको ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, राइट, और कितना ज़्यादा केयर करना पड़ता है हम सब जानते हैं। तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है हेयर ट्रांसप्लांट करने के बाद में, इसको हम इस तरह से डिवाइड करेंगे कि सबसे पहले जनरल केयर कौन कौन सी करनी है, सेकंड मेडिसिन कौन कॉन सी यूज़ करनी है, और थर्ड होता है कि हम बाई चांस अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए किसी तरह का तो उसको हम कैसे मैनेज करें, राइट, एंड फॉलोअप किस तरह से होगा ये हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो जनरल केयर क्या क्या करना है, देखिए अभी हमने आपके स्काल्प के ऊपर, इस एरिया के ऊपर एक छोटा सा ड्रेसिंग किया है और ये ड्रेसिंग यहाँ से पीछे वाला पार्ट में थोड़ा सा अच्छा एक ड्रेसिंग है, और जो आपका रेसिपिएंट एरिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमने एक थिन केप लगाया है, राइट, और एक हल्का सा फोरहेड बैंड लगाया है इस एरिया के ऊपर। वो इसलिए लगाया है ताकि आपका जो स्काल्प का जो पानी है वो नीचे नहीं आए, तो आपको स्वेलिंग वगैरह आइज पे स्वेलिंग नहीं आएगा या बहुत कम आएगा। ओके, तो ये अभी आपका करंट कंडीशन है। सेकेंड ये है कि आप अभी 6 घंटे से कह सकते हैं कि एक सर्जिकल ट्रॉमा से निकले हैं आप। ओके, तो बॉडी हमेशा थोड़ी थकान भरी भी है अभी, और माइल्ड पेन भी है हल्का सा, कभी कभार तो आप देख रहे हो कुछ ब्लीडिंग पार्ट भी है। तो ये अभी आपका करंट कंडीशन है। तो अभी क्या करना है आपको कि बेसिकली यहाँ से आप जब जाओगे तो हमेशा कोशिश ये कीजिए कि आप पीछे बैठे, ओके, या फिर इस तरह से बैठे जहाँ पे बिल्कुल आप कंफर्टेबल हो। आपको खुद को ड्राइव नहीं करनी है, ओके, और घर पे जाने के बाद में अपने आप को पूरा रेस्ट देना है। ये मान के चलिए कि नेक्स्ट 5 to 7 डेज़ आप जितना अच्छा रेस्ट दोगे अपनी बॉडी को, उतना अच्छा आपका हीलिंग जल्दी होगा, कॉम्प्लिकेशंस भी कम होंगे, और थर्ड कह सकते हैं कि स्वेलिंग वाला पार्ट भी बहुत कम आएगा। ओके, सो रेस्ट इज़ अ मेन पार्ट फॉर अस। ओके, और दूसरी बात है कि सारी एक्टिविटीज़ आप कम कर दीजिए, बंद कर दीजिए। जो आपकी जो नेसेसरी जो हमारी एक्टिविटीज़ है उसी को हमें करना है, अदरवाइज़ आपको जो भी आपका वर्क वगैरह है उसको आप बंद कीजिए। घर पे जाने के बाद में आप अपना रूम रखिए, उस रूम को बंद नहीं करना है, और अगर आप वॉशरूम वगैरह जाते हैं तो भी आपको जो है वॉशरूम को बिल्कुल बंद नहीं करना है। ओके, और केयर के लिए हमेशा कोशिश कीजिए कि आपके साथ में कोई हो जो आपके साथ ही पास में कहीं सो जाए, ठीक है, ताकि अगर बाई चांस रात को कुछ ज़रूरत हो, किस तरह कुछ ऐसी कुछ बात हो तो आपके साथ में रहे हमेशा वो। अच्छा, और आपको मैंने एक स्प्रे दिया है। बेसिकली ये स्प्रे किस तरह का है, आपके पास जो बैग है उसके अंदर मैंने कुछ कैप्स भी दिए इस तरह के, ठीक है, 5-7 कुछ कैप्स है। तो वो बेसिकली ये कैप आपको इसलिए है कि आपका जो एरिया है इस एरिया के ऊपर डस्ट वगैरह नहीं लगे। ओके, सो ये केयर करने के लिए है। और आपको इस तरह की एक नॉर्मल सलाइन दिया गया है और साथ साथ में आपका एक सिरिंज भी दिया गया है। ओके, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं इसको कैसे करना है, बेसिकली आपको जो इस सिरिंज में आपको ये नॉर्मल सलाइन भरना है। भरने के बाद में जो रेसिपिएंट एरिया है, जो सामने वाला एरिया जहाँ पे हमने बाल लगाए हैं, उस एरिया के ऊपर आपको स्प्रे करना है हर 2 घंटे के बाद में। ओके, तब इसका जो बेसिक पर्पज़ ये है कि आपका जो प्लांटेड एरिया है उसके ऊपर बाल है वो ड्राई नहीं होने चाहिए। ओके, हेयर ड्राई बिल्कुल नहीं होने चाहिए। सो आप इस एरिया पे या फिर आपका क्राउन पार्ट पे जहाँ पे आपके बाल लगाए गए हैं वहाँ पे आपको हर 2 घंटे बाद में ये स्प्रे करना है। कोशिश ये कीजिए कि आप आगे की ओर थोड़ा टिल्ट होके आप इसको स्प्रे करें ताकि जो पानी है वो पीछे वाले एरिया पे नहीं जाए, राइट, और फेस पे अगर बास थोड़ा पानी होता है तो आप जेंटली उसको क्लीन कर लीजिए। ओके, और ये जो प्रोसेस है हर 2 घंटे में बात करना है, और सोने से पहले जस्ट आप कर लीजिए, और सोने के बाद में आपको नहीं करना है कोई बात, बिकॉज इवनिंग में क्या होता है रात में कि आपका कोई ज़्यादा नमी बनी रहती है उसके अंदर, तो वो ड्राई नहीं होंगे। हाँ, सुबह मॉर्निंग उठते ही आपको फिर से ये स्प्रे करना है, राइट। और खाने की बात करें तो आप नॉर्मल खाना खाइए। ओके, ज़्यादा कुछ स्पेशल चीज़ नहीं खानी आज। ओके, कोशिश ये कीजिए कि सिंपल खाना हो ताकि आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा बना रहे, है ना। सोने से पहले आपको 2 बातें करनी है। सबसे पहले तो आपका ये जो कैप लगाया गया है उस कैप को हमें रिमूव करना है। आप मतलब कैप लगा के नहीं सोओगे। और सेकंड, सोने से पहले मुझे ज़रूर मैसेज करोगे कि आपका कंडीशन किस तरह का है। ओके, सोते समय 2-3 बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहली बात है कि हमें इस एरिया को, जो रेसिपिएंट एरिया है, जहाँ पे चाहे वो क्राउन पार्ट हो चाहे फ्रंट एरिया हो, इसको बिल्कुल भी टच नहीं होने देना है कहीं पर भी।
ओके, तो इसके लिए क्या करोगे आप, एक या तो राउंड पिलो या फिर कह सकते हैं जो टॉवेल है उसको राउंड करके आपको बैक ऑफ नेक यहाँ पे लगाना है सोने से पहले। ओके, तो आप जो नॉर्मल जो पिलो यूज़ करते हैं वो यूज़ नहीं करोगे, ताकि आपका ये वाला एरिया बचा रहेगा। तो यहाँ पे आप राउंड पिलो लगा के आप उसको कह सकते हैं नेक को हल्का सा ऊपर रखोगे, ताकि पीछे वाला पार्ट में या साइड में कहीं लगे नहीं। और पॉसिबल हो तो 2 पिलो आप साइड में लगा लेना, क्योंकि आपको सीधा सोना है बेसिकली। ओके, तो 2 पिलो आप साइड में लगा लीजिए, ताकि आपको रात को जब रोटेशन करोगे तो आपको पता रहे कि हाँ मुझे रोटेट नहीं करना है। ओके, और सुबह उठते समय फिर आप क्या करोगे कि यू कैन वियर दिस कैप। ओके, ताकि आपका डस्ट वगैरह नहीं लगे। और सेकंड है कि आपका जो रूटीन है, आप रूटीन आपको करना है, लेकिन आपको बाथ नहीं लेना है। तो आप टॉवेल वेट कर सकते हैं बॉडी को, और टॉवेल गीला करके आप अच्छे से वॉश कर लीजिए, और उस एरिया को तो बिल्कुल टच नहीं करना है। देखिए काफ़ी बार हमने देखा कि कहीं ना कहीं कुछ एरिया टच हो जाता है बाई चांस। ओके, तो वो टच होने वाले एरिया पे फिर बाल जो है उगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो वो प्रोटेक्शन वाला पार्ट अच्छे से रखिए प्लीज़। कहीं कहीं मैंने देखा कि जैसे वॉशर में जा रहे हैं, कुछ ऊपर वाला पार्ट कुछ लग गया, या फिर जैसे कर्टन होता है वो वाला पार्ट लग गया। तो ये सारी चीज़ें आपको केयर करनी पड़ेगी। ओके, जितना अच्छा हम केयर करेंगे उतनी अच्छी हमारी ग्रोथ होने वाली है। ओके, तो ये पार्ट हो गया जनरल केयर का। साथ साथ में आपको जो जिम विंग वाला पार्ट या फिर कोई स्विमिंग वाला पार्ट है वो तो बिल्कुल नहीं करना, हमें पता है। ठीक है, तो 2 सप्ताह तक नहीं करना है। और ये जो बेसिक एक्स्ट्रा केयर वाला जो पार्ट है वो 1 वीक तक रहेगा, उसके बाद में आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो सकते हो। सेकेंड पार्ट आता है मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स कैसे लेना है, देखिए जो मेडिसिन्स वाला पार्ट है उसमें 3-4 तरह की मेडिसिन है जो मैंने आपको दी है। एक है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आपको लेना है 2 टाइम या 3 टाइम, जैसे मैंने आपको प्रिस्क्रिप्शन में बताया है उसको बराबर लेना है। रफली 5 to 7 डेज के लिए दी जाती है, तो उसको लेना है। और एंटीबायोटिक को हमेशा खाना खाने के बाद में लेना है। कभी कभी एंटीबायोटिक से हल्का सा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा टेबलेट और दी है, इसका नाम है पेन-40 या फिर पेंटाप्रोजोल। ओके, तो ये टेबलेट आपको खाना खाने से आधे घंटे पहले खाना है, राइट, ताकि आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं हो। सेकंड तरह का मेडिसिन मैंने आपके लिए ऐड किया है पेन किलर। नो डाउट पेन किलर आप अभी ले सकते हो, यहाँ जाने से पहले एक पेन किलर ज़रूर लेके जाइए आप, राइट, ताकि आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल आपको नहीं फील हो, राइट। तो पेन किलर आप 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि 2 टाइम में काफ़ी लोग हैं वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। सो यू कैन टेक 2 टाइम्स पेन किलर, और पेन किलर भी हमेशा खाना खाने के बाद में लेनी चाहिए। एक एंटी एलर्जी मेडिसिन भी देते हैं साथ में, ताकि कुछ स्वेलिंग वाला पार्ट कम हो जाए, और एक एंटी स्वेलिंग मेडिसिन भी होती है। ओके, ये सारी टेबलेट्स आपको खाना खाने के बाद लेनी है, और रफली आपको ये 5 to 7 डेज़, अगर मैंने 7 डेज़ लिखी है तो आपको 7 डेज़ तक बराबर लेनी है। कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर मुझे पेन तो नहीं है, तो फिर क्या मुझे मेडिसिन लेनी चाहिए पेन किलर? बिल्कुल लेनी चाहिए। देखिए पेन किलर का काम सिर्फ पेन को कम करना नहीं होता है, साथ साथ में वो क्या करते हैं, आपका जो स्वेलिंग वाला पार्ट है उसको भी काफ़ी कम करते हैं। ठीक है, तो ये मेडिसिन वाला पार्ट आपको अच्छे से कंटिन्यू करना है। कोई डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर पूछिए उस चीज़ के लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर बाई चांस कौन कौन से माइनर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, माइनर प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो पहली बात है कि हल्का सा पेन होना। तो पेन के लिए मैंने आपको जो पेन किलर देखी है, जो लिखी है, उसको आप अच्छे से यूज़ कीजिए। और ज़्यादा पेन हो, बाई चांस कोई लगता कि अनबिरेबल पेन हो, तो मेरे से ज़रूर कॉन्टेक्ट करना है। और स्वेलिंग होता है, अभी जो स्वेलिंग आप देख पा रहे हो स्काल्प के ऊपर, वो बेसिकली स्वेलिंग है, वो पानी के भरने के बाद में होती है। 24 आवर्स के बाद में बॉडी के रिएक्शन की वजह से, बॉडी के एक्शन की वजह से फिर हल्का सा स्वेलिंग और बढ़ेगा। तो नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ आपका स्वेलिंग रह सकता है। तो जो आपका जो स्ट्रिप है, ये वाला पार्ट जो फोरहेड के ऊपर हमने एक बैंड लगाया, उस बैंड को अगर आपको लगता है स्वेलिंग ज़्यादा हो रही है तो उसको 3-4 दिन ज़रूर रखिए आप। ओके, उसको लूज़ नहीं छोड़ना है। ये थोड़ा सा टाइट है, आई नो दैट्स नॉट वेरी डिस्कम्फर्टेबल, बट हल्का सा वो टाइट रहना ज़रूरी है, ताकि आपके नीचे वाले पार्ट पर ज़्यादा स्वेलिंग नहीं हो। ओके, थर्ड होता है ब्लीडिंग पार्ट। जनरली ब्लीडिंग होता नहीं है, बिकॉज FUE में कोई ब्लीडिंग नहीं होता है, पीछे वाले पार्ट में तो बिल्कुल कभी नहीं होगा। ओके, हाँ क्या होता है कभी कभार कुछ जो हेयर लगाते हैं उस एरिया के ऊपर आपका ब्लीडिंग नहीं, कुछ पिन पॉइंट ब्लीडिंग हो सकता है। ठीक, हल्का सा रिसाव कह सकते हैं उसको, ब्लीडिंग भी नहीं बोलेंगे। तो अगर ऐसे कुछ होता है तो एक जनरली क्या करोगे, एक छोटा सा कॉटन लेके उसको हल्का सा प्रेस कर लीजिए आप। ओके, और या फिर जो ईयरबड होता है, ठीक है, ईयरबड के कॉटन से भी हल्का सा प्रेस कर सकते हो। बट ये श्योर होना चाहिए कि वो बाल निकले नहीं वहाँ से। ओके, और ज़्यादा प्रेस भी नहीं करना है, बस हल्का सा जेंटल प्रेस करके रखिए कुछ मिनट के लिए, और उसके बाद आपका ब्लीडिंग नहीं होगा। या फिर अपना थोड़ा पोजीशन इस तरह से चेंज कर लीजिए, तो भी ब्लीडिंग आपका नहीं होगा, राइट। और कभी कभी क्या होता है कि हल्का सा घबराहट या फिर थोड़ा सा चक्कर आने वाला पार्ट भी हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं हमेशा ये बोलूँगा कि आप हमेशा कंफर्टेबल रहिए, कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि 6 घंटे के बाद में क्या होता है कि बॉडी में कुछ जो आपका जो बॉडी BP होता है वो थोड़ा सा वेरिएबल हो जाता है, और उसकी वजह से घबराहट होती है। तो उसके लिए आप हमेशा आंखें बंद करके थोड़ा टिल्ट होकर या बैठिए, और या फिर रेस्ट कीजिए, ताकि ये वाला पार्ट भी आपका बहुत ही मिनिमाइज हो जाए या फिर नहीं हो। देखिए एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर किसी भी तरह का कोई लगता है कि ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है और थोड़ी सी ऐसा लगता है कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ,
इन जनरल कुछ भी रीज़न हो कि मुझे ठीक नहीं लग रहा मुझे अपना बॉडी, तो ज़रूर अपने पास के जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जाइए, ठीक है, और अपने आप को जो है सबसे पहले कह सकते हैं कि थोड़ा सा सेफ कीजिए, है ना। तो वहाँ जाके उन डॉक्टर की सुपरविजन में आपको जाना है ताकि वो एटलीस्ट कुछ अगर ज़रूरत हो तो प्राइमरी ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर दें, और नो डाउट आप मुझे भी फ़ोन करके मुझे बताओगे, ठीक है। तो हम ज़रूर बात कर लेंगे उसके बारे में। तो ये था जनरल केयर के बारे में। ओके, फॉलोअप की बात करें तो देखिए वापस आपको 48 आवर्स के बाद वापस आना है, और तब तक आप इस ड्रेसिंग को बिल्कुल टच नहीं करोगे, ठीक है, उस एरिया को बिल्कुल टच नहीं करोगे। और 48 आवर्स के बाद में, मतलब अगर आप आज का हेयर ट्रांसप्लांट किया है तो कल नहीं परसों वापस आना है। तो उसके बाद हम आपका ड्रेसिंग रिमूव करेंगे, ड्रेसिंग हम फिर से क्लीन करके वापस ड्रेसिंग करेंगे। ओके, तो ये रहेगा। और लॉन्ग टर्म फॉलोअप की बात करें हम तो आपको हर महीने आपको ज़रूर आना है, ठीक है, क्योंकि हर महीने हम आपका फ़ोटोग्राफ लेंगे, आपका कितना हेयर ग्रोथ हो रहा है वो सारा प्रोग्रेस हमें एक बार देखना पड़ेगा, तभी जाके हम कह सकते हैं कि 6 मंथ्स में कितना ग्रोथ आ रहा है। तो हमारे पास वो पूरी जर्नी हमारे पास होनी चाहिए। ओके, तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए हमेशा रहिए कि डॉक्टर से मिलना ही मिलना है 1 महीने के बाद में। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा श्योर कर लीजिए कि हर महीने आपको ज़रूर आना है यहाँ पे, ओके, ताकि मैं आपको अच्छे से देख पाऊँ। बिकॉज नहीं तो क्या होता है कि काफ़ी बार होता है कि कुछ अनवांटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि फोलिकुलाइटिस हो गया या फिर फंगल इन्फेक्शन हो गया, सीवियर डर्मेटाइटिस हो गया, ये सारी चीज़ें उस एरिया पे होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको हर महीने पक्का से आना है। ओके, आई विल वेट फॉर यू। ओके, उस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए आप। और आगे क्या कुछ होने वाला है मैं आपको हल्का सा ब्रीफ में बता देता हूँ। तो आफ्टर 6 days व्हाट विल हैपन दैट योर स्किन विल बी क्वाइट ओके, काफ़ी अच्छा सा गुड फील होगा आपको। स्वेलिंग काफ़ी 90% लोगों की स्वेलिंग चली जाती है, ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं होती है। और जो क्रस्ट होते हैं, बेसिकली जो ड्राइड स्किन होती है हेयर के अराउंड, वो उसको क्रस्ट बोलते हैं। तो वो क्रस्ट हल्का सा ब्लैक होना शुरू हो जाता है, और वो जो क्रस्ट होता है वो रफली 2 to 3 वीक्स के बाद में रिमूव होता है। और 2 to 3 वीक्स में क्या होता है कि काफ़ी बाल भी झड़ सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका बॉडी कैसे अपटेक कर रहा है। तो ये जो प्लांटेड हेयर है वो भी 2 to 3 वर्ष में भी 20%, 40%, मे भी 50% तक आपके गिर सकते हैं, ये ज़्यादा भी गिर सकते हैं। आपको उसमें वरी नहीं होना है, बिकॉज वो सिर्फ और सिर्फ जो है हेयर शाफ्ट गिर रहा है, उसका जो हेयर रूट है वो आपके स्किन के अंदर ही रहेगा। ओके, और नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में क्या होगा फिर आपका, ये कह सकते हैं कि 1 मंथ के बाद में आपका नॉर्मल स्किन दिखेगा, और कुछ हेयर आपको डे 1 से ग्रो करते हुए दिखेंगे। और 2 to 3 मंथ्स में आपका फिर नए हेयर है वो उगना शुरू होंगे, और कह सकते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में एक अच्छा कवरेज हो जाएगा। ओके, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि 6 महीने में भी उतना अच्छा ग्रोथ नहीं होता है जितना कि 8 महीने में होता है। तो नेक्स्ट 1 या 2 महीने आपको उसको रिफाइनिंग में लगता है। काफ़ी ऐसे बाल होंगे जो शुरू में बहुत छोटे आएंगे, पतले आएंगे या ट्विस्टेड आएंगे, लेकिन नेक्स्ट 1 या 2 महीने में आप देखोगे कि आपके बाल काफ़ी अच्छे हो गए हैं, अच्छे डायरेक्शन में आ गए हैं, अच्छी डेंसिटी में आ गए हैं। राइट, तो ये था जर्नी आपके नेक्स्ट कह सकते हैं कि मेनली जो हमने फोकस किया वो 2 days वाला फोकस किया, या पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट जो केयर है उस पर फोकस किया है। बाकी इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो, कोई लगता है कुछ डाउटफुल कोई चीज़ हो, तो आप मेरे से ज़रूर बात कीजिए। और ये वीडियो आपको 1 बार नहीं 2 बार देखना है, उन चीज़ों को आप श्योर कीजिए। राइट, और डेफिनेटली अगर कुछ तकलीफ हो, कोई कॉम्प्लिकेशन हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से ज़रूर कॉन्टेक्ट करोगे। ओके, आई विल बी देयर विथ यू ऑलवेज। ओके, तो ये था आपके पोस्ट हेयर ट्रांसप्लांट केयर के बारे में, और बिल्कुल आप मेरे से कांटेक्ट में रहोगे, कोई भी तकलीफ नहीं होगी, नो नीड टू वरी एट ऑल। ओके, कुछ तकलीफ होती है, ओके, यू कैन कांटेक्ट मी एनी टाइम, एंड ड्रीम फॉर गुड हेयर्स। ओके, सो होपफुली यू हैव द बेस्ट रिजल्ट। थैंक यू सो मच।